हाय दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, इसमें हम लोग बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि बीपीएससी के माध्यम से जो अभी तक 71वीं प्रश्न मतलब 71वीं बीपीएससी तक, फिर उसके बाद बीएसएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम हुए, जैसे कि एसओ, बीएसओ अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं, साथ में बीपीएसएससी, सीएसबी, डीआरडीए और टीचर के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। सामान्य अध्ययन और विज्ञान के प्रश्न इसमें हैं। तो देखिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास के प्रश्न को देखेंगे और इसमें जो इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है बगल में साइड में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं हाइड करेंगे, मतलब इसको हटाएंगे नहीं, ताकि इससे ये दिखते रहना कि कम से कम ये किस एग्जाम में पूछा हुआ है, ताकि इसकी महत्वता को समझ में आए। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। और देखिए इसको ऑडियो फॉर्मेट में भी चाहें तो आप लोग सुन सकते हैं, जैसे खाना बनाते समय, कहीं ट्रेवल करते समय। तो काफ़ी हेल्पफुल है वन लाइनर फॉर्मेट में, और बिहार में जानते हैं जितने एग्जाम होते हैं ज़्यादातर वन लाइनर फॉर्मेट में ही होते हैं। तो पहला कह रहा है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है। कालीबंगन कहाँ पे है? तो ये राजस्थान राज्य में है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ पे है? तो राजस्थान राज्य में है। और प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था कहाँ पे? तो ये नर्मदा घाटी पे प्राप्त हुआ था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है क्या? तो ये पूरा पौराणिक संस्कृति है। और भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ पे है? ये भीमबेटका है। भीमबेटका है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है। और प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पाटने से होता है। और चिरादपुरा स्थल प्राचीनतम के अवशेष मिलते हैं। चिराद है कहाँ पे? तो ये बिहार में है। और इस किस संस्कृति का स्थल है? तो ये नवपौराणिक संस्कृति का है। उसके बाद कह रहा है कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। कहने का मतलब कृषि करना पहली बार किस काल में प्रारंभ हुआ? ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। उसके बाद कह रहा है दमदमापुरा स्थल स्थित है कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है किसको? तो ये ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा पहली बार क्या है? तो देखिए मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो ये कुत्ता ही था। और नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो ये नवपाषाण काल होता है। उसके बाद अगर पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था क्या? तो गड़ासा कहा जाता था। और देखिए ये बिहार पुलिस या किसी भी एग्जाम के लिए ना ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम देखा जाए तो क्या है? तो लोथल है। ठीक है, लोथल। उसके बाद करें इस समय मोहनजोदड़ो है कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो का हिस्सा देखा जाए तो पाकिस्तान में है इस समय। और उसके बाद से हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। तो देखिए हड़प्पा का जो उत्खनन किया गया था 1921 में किया गया था, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति अर्थात सिंधु संस्कृति के उपकरण निर्मित थे किससे? तो ताम्र अर्थात तांबा के थे, और साथ में कांसा से बने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा। मतलब कितने वर्षों तक लगातार बारिश नहीं हुआ जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया? तो लगातार 900 वर्षों तक का है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये नगर नियोजन है। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रकृति थी ना, ये नगरीय थी। और साथ में यही पूछा कि वो जो वैदिक युग थे वो कैसा युग था? तो वो ग्रामीण युग था। ठीक है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रकृति थी ये नगरीय थी। उसके बाद वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं तो आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, के एन दीक्षित तथा एम एस वत्स हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पे है? तो ये भोगवा नदी के तट पे है। किस पे है? भोगवा नदी के तट पे है। और हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो धौलावीरा से पता चलता है। और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था किसका? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। और उसके बाद कह रहा है सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत क्या आता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है। सिंधु सभ्यता देखिए 3 तरह के इतिहास बाँटा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो सिंधु सभ्यता आता है ना, ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी के लोग थे क्या? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो देखिए ये जो बँटवारा हुआ है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो इसमें देखिए प्रागैतिहासिक काल में ये होता है ना कि उसके कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जिस काल के कारण मतलब कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है ना, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल तो जिस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, एक तरह से चित्रात्मक है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है।
और ऐतिहासिक काल जिसमें लेखन कला पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। अगला देखते हैं कि चंदोड़ो हड़प्पा संस्कृति संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ पे? ये सिंध में। चंदोड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है और है कहाँ पे? सिंध में है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिलता है कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो से। और देखिए इसके प्रश्न की महत्वता देखिए कितने बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जामों में भी यही प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। उसके बाद करें सिंधु लिपि का लेखन दिशा क्या है? तो ये दाहिने से बाएं है। कहने का मतलब सिंधु लिपि जो लिखी जाती थी ना, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उसके बाद हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, ये धौलावीरा है। हड़प्पा के जिस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं, धौलावीरा से मिला है। और सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो ये क्या था? लौह का। मतलब कहने को लोहा का उपयोग सिर्फ हड़प्पा के वो लोग मतलब हड़प्पा वासी लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। और देखिए कितने एग्जाम पूछा बिहार पुलिस कांस्टेबल में फिर मतलब कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और बहुत बार सुनते इसमें लिखा ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि जगह की कमी की वजह से। अगला है कि हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। कहना मतलब हड़प्पा के जो निवासी थे किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो ये मेसोपोटामिया के साथ रखते थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? तो ये लोथल है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह। और जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के स्थल से मिलता है कहाँ से? तो ये कालीबंगा से मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं किससे? तो ये सेलखड़ी से निर्मित है। और मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो ये दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। उसके बाद करें सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है, तो गुजरात में स्थित क्या है? लोथल है। और लोथल को ना और ये एक तरह से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह भी था। और अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पे? ये रावी नदी के तट पर है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? ये पशुपति की पूजा करते थे। और सिंध सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है, तो ये कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। उसके बाद आता है हड़प्पा स्थिति कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में। हड़प्पा स्थित कहाँ पे है? मतलब हड़प्पा कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते हैं। ये बने होते हैं ताम्र, टीन तथा कांस्य की। किसके? ताम्र, टीन और कांस्य के। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। ये 1922 में की थी। उसके बाद सिंध स्थल जो पंजाब में है, सिंधु स्थल जो पंजाब में है, तो ये हड़प्पा है। रा, रामानडेरी, सराय खोखला और जलीलपुर ये सब कहाँ आते हैं? पंजाब में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है मृतकों का टीला। और देखिए अब ये तो अभी बहुत इसमें दिया ना बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। बीपीएससी में भी शायद हाँ बीपीएससी 6वीं में भी पूछा गया है। कई जगह पूछा जा चुका है। जगह के कम होने की वजह से इसमें दिया नहीं है कि किसमें पूछा गया है। अगला सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है किसके लिए? तो गेहूँ की खेती के लिए। और कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की शुरुआत। हालांकि भारत की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे विश्व की बात है। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। देखिए वेदों में प्राचीनतम है क्या? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। पुरुषार्थ कितने आते हैं? तो 4 आते हैं। अर्थ पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। उसके बाद कह रहा है गायत्री मंत्र पुस्तक में मिलता है। तो ये गायत्री मंत्र किसमें मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किसमें है? तो ये भी ऋग्वेद में ही है। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अभी हम लोग देखे भी थे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और त्रयी का अभिप्राय क्या है? तो देखिए त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं जिसमें ऋग्वेद आता है, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है त्रयी के अंतर्गत। अगला प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ये परुसड़ी नदी के तट पे लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो परुसड़ी नदी के तट पे लड़ा गया था। और ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है किसको? तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि बोगज कुएं का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद अगर अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई कब? ये धर्म शास्त्रों के समय में उद्धृत हुई। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है? ये धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। उसके बाद वैदिक देवता नहीं था कौन? तो कार्तिकेय जैसे वैदिक देवता नहीं थे। जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, ये क्या कहलाता है? तो ये यजुर्वेद कहलाता है। और अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने? देखिए गायत्री मंत्र की जो रचना किया था विश्वामित्र ने किया था। तो उसके बाद संग्रहीता का अर्थ होता है क्या? तो ये कोषाध्यक्ष होता है। और प्राचीन भारत में पालागल क्या था? देखिए पालागल था ना, ये संदेश वाहक होता था।
और विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी भी होता था ये। यज्ञ की देख-रेख कौन करता था? तो यज्ञ की देख-रेख ब्रह्मा करते थे। कौन करते थे? ब्रह्मा। और उसके बाद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये तो ये मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और देखिए अगला प्रश्न है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। तो देखिए महाभारत की लड़ाई जो है ना सभी लोग पता होना चाहिए कि 18 दिन तक लड़ी गई थी। उसके बाद ऋग्वेद में अघन्या किसको कहा गया? तो ये गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या मतलब न मारे जाने योग्य। उसके बाद जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किसमें है? तो ये सब अथर्ववेद में है। और वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले ऋग्वेद आया, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, उसके बाद से अथर्ववेद। उसके बाद उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या क्या है? तो 108 है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या कितनी है? तो 108 है। और तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? तो देखिए तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। उसके बाद सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ क्या है? तो ये मनुस्मृति है, सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ है। उसके बाद वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की थी किसने? तो ये मनु ने किया था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए पुराणों की संख्या 18 है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म से संबंधित है। और देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है ये। बीपीएससी एई में, बीपीएससी मोटर व्हीकल्स में, फिर 65वीं बीपीएससी, 29वीं बिहार मतलब बिहार जे में, उसके बाद से 56वीं, 59वीं, मतलब बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे? तो ये सारनाथ में दिया था। उसके बाद बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसको? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। और भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। कहाँ पे? तो गया में। उसके बाद बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। मतलब महाबोधि मंदिर जहाँ बनाया गया है, ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था यहीं पे। उसके बाद तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? ये मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा किया गया था। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी कहाँ पे? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और देखिए अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ना तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव तो जरूर दीजिए। अगला के प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी कहाँ पे? तो राजगिरी में आयोजित हुई थी। और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो राजगिरी में हुई थी। कहाँ पे? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था कब? तो अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगति अर्थात काउंसिल का आयोजन हुआ था तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति काउंसिल का आयोजन कब हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कहाँ पे? तो ये कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। और देखिए कितने एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और कुशीनगर चूंकि मेरा होम टाउन है, क्योंकि और जहाँ ये इनका महापरिनिर्वाण हुआ है इससे मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी मेरा घर होगा। तो खैर आगे आते हैं। तो कह रहा है भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो ये वैशेषिक में। फिर उसके बाद त्रिरत्न या 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण संबंधित किससे है? तो ये जैन धर्म से हैं। उसके बाद पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्थूलभद्र थे। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो ये महामाया नाम था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। और भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किसके थे? तो ये बौद्ध धर्म के थे। किसके थे? बौद्ध धर्म के थे। अगला प्रश्न, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, इनका नाम क्या था? आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र नाम था। उसके बाद बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो ये प्रजापति गौतमी थी। और बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन किसका क्या है? तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में कहने मतलब बुद्ध के बारे में मतलब ईश्वर के बारे में बुद्ध की अवधारणा क्या थी? तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे? तो ये पावापुरी में है। और वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था तो ये जिरिम क्या है? तो ये है जिरिम्भिक ग्राम है। उसके बाद महावीर का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था। और त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक किसकी है? तो ये बौद्ध धर्म की है। किसकी है? बौद्ध धर्म की है। और देखिए जितने भी कितने एग्जाम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही गए हैं। उसके बाद त्रिपिटक लिखी गई है किस भाषा में? तो पाली भाषा में। और भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था किसका? तो ये गुप्तों का मतलब गुप्त जो साम्राज्य था उसका ज़्यादा योगदान था भागवत संप्रदाय में। उसके बाद आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? देखिए आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे ये मक्खली गोसाल थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया किसके द्वारा? तो ये आजीविकों के द्वारा किया गया। और सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है क्या? तो ये 14 पूर्व कहलाता है।
उसके बाद जैन कल्पसूत्र को लिखा है किसने, तो ये भद्रबाहु ने लिखा है जैन कल्पसूत्र को। और वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो ये आत्मदमन। तो देखिए क्या है ना कि जैन धर्म है ना मोक्ष प्राप्ति को आत्मदमन का सबसे आसान साधन मानता है, लेकिन यहीं पर बौद्ध धर्म है ना ये मध्य मार्ग को अपनाने की बात करता है। तो इसके मतलब इस बात पे दोनों में समानता नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, तो ये कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और देखिए कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है, बीएससी थर्ड ग्रेजुएशन लेवल में, पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम में, पुलिस अवर निरीक्षक, फिर पुलिस अवर निरीक्षक, मतलब बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो ये पार्श्वनाथ थे। और वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था कब, तो ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे, तो ये संभवनाथ थे। और प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया, ये कौन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक जो प्रथम तीर्थकर थे कौन थे, ये ऋषभदेव थे। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये पावापुरी में हुई थी। इनकी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ किसके द्वारा, तो ये किया गया भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा, तो भद्रबाहु के द्वारा किया गया। और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था। उसके बाद गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किया था, ये सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन प्रारंभ किया था। उसके बाद गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो ये गौतम बुद्ध की जो संवादों की भाषा थी पाली थी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसने धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, कहाँ पे दिया गया, ये सारनाथ में। गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और देखिए कितने एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत से सारे एग्जाम हो, आने वाले एग्जामों किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसमें जीएस के लिए, बिहार का किसी भी एग्जाम के लिए जीएस के लिए महत्वपूर्ण है। ये जीएस चूंकि बदलते हैं नहीं, यही सारे लगभग फैक्ट रहते हैं। उसके बाद कह रहा है मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं कौन, ये बहुत गौतम बुद्ध देते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे, तो बोध गया में। और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में है। और बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है, तो ये मृत्यु का प्रतीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये गौतम बुद्ध ही थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कहा जा सकता है इन्हीं को। उसके बाद वज्रयान संप्रदाय क्या है, तो ये वज्रयान संप्रदाय बौद्धों का है। किसका है, ये बौद्धों का है। द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी कहाँ पे, तो ये वैशाली में हुई थी। और सिद्धार्थ ने स्थापना किसका किया था, तो ये बौद्ध धर्म की। फिर बौद्ध धर्म हिमायत करता है किसका, तो मध्य मार्ग का हिमायत करता है। और सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने, तो ये अशोक ने करवाया था। और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। वर्तमान में देखा जाए तो ये नेपाल में ही है। और इसके बाद देखिए जातक ग्रंथ का है, जातक पवित्र ग्रंथ है किसका, तो ये बौद्धों का है। उसके बाद बुद्ध के उपदेश संबंधित है किसके, तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है। उसके बाद जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की, ये कर्म का सिद्धांत था। क्या था, ये कर्म का सिद्धांत था। उसके बाद बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, क्या नाम था, नगर वधु का आम्रपाली था। किसके शासनकाल में थी ये, तो ये लिच्छवी के शासनकाल में थी। उसके बाद तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कहने मतलब तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ये यहूदी धर्म का है। उसके बाद देखिए 16 महाजनपदों से संबंधित प्रश्न है। तो कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था किसके समय में, तो ये अजात शत्रु के समय में प्रारंभ हुआ था। और बिंबिसार शासक था किसका, तो ये हर्यक राजवंश का शासक था। किसका, तो ये बिंबिसार हर्यक राजवंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था कौन, जीवक का। मतलब बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो जीवक था। और पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो ये मगध की राजधानी थी। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य कौन करता था, तो बिंबिसार पर मगध राज्य करता था। उस सॉरी मगध पर बिंबिसार राज्य करता था, ठीक है, उल्टा बोल दिए थोड़ा सा। अगला एक वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, ये उदयन। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि न पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदय ने किया था। उसके बाद अवंती अर्थात उत्तरी राज्य की राजधानी कौन थी, तो ये उज्जैन थी। और अवंती का राजा था कौन, तो ये चंड प्रदोत था। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था, ये मल्ल था। मल्ल क्या था, एक गणतंत्र था। और मल्ल क्षेत्र पड़ता है कुशीनगर वाले में, जहाँ पर बुद्ध अपना महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। तो ये क्षेत्र जहाँ होता है मल्लों की राजधानी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो देखिए मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये राजगिरी अर्थात गिरिब्रज थी। उसके बाद अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो ये हर्यक वंश था अजातशत्रु के वंश का नाम।
पहला विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वैशाली में थी। और 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये अगुंतर निकाय में उपलब्ध है। किसमें है? अगुंतर निकाय में। उसके बाद प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। वत्स का राजा स्थित था कहाँ पे? तो इलाहाबाद के आसपास के था ये। उसके बाद प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, तो गांगेय मैदान था। उसके बाद कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये वत्स ही थी। और छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो ये मगध ही था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध ही था। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य का वो शहर जो गंगा, सोन और गंडक संगम पर बसा हुआ है। मगध साम्राज्य का वो शहर जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है, तो ये पाटलिपुत्र है। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो ये राजगीर या गिरिब्रज थी। और अवंती की राजधानी क्या थी? तो देखिए उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। चंपा महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा मतलब चंपा जो था ना, किसकी राजधानी थी? तो ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। इसके बाद देखिए मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न है। तो अशोक के स्तंभ पर लिखी गई लिपि किस भाषा में थी? तो ये ब्राह्मी, मतलब किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और देखिए ये 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, जो कि काफ़ी विवादास्पद आज भी रहा है ये 17वीं बीपीएससी। उसका कह रहा है निम्न शासक ने हर्ष के समय पर शासन किया? तो भास्कर वर्मन। उसके बाद मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था, तो कुम्हरार पटना में बनवाया गया था, और ये लकड़ी का महल था। उसके बाद दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किया था किसने? तो रुद्रदामन ने किया था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में के दरबार में भेजा गया था। मतलब मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। उसके बाद वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, तो यह दिव्यावधान है। और मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय प्रकार, मतलब किस प्रकार का कंटक शोधन न्यायालय था? तो ये फौजदारी मामलों का न्यायालय था। उसके बाद समाहर्ता क्या होता था? समाहर्ता जो होता था ना, महासंग्रहकर्ता कहलाता था। और अगला प्रश्न है मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो देखिए मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। उसके बाद मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये तक्षशिला था। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है कितने भागों में? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को अपना विचार प्रकट किया है, तो ये भाब्रू ही है। और वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बना बताया है, तो ये भाब्रू स्तंभ है। उसके बाद अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो देखिए अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है, ये प्राकृतिक रूप भाषा है। उसके बाद अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः नाम से जाना जाता है। कहने मतलब अशोक जो है अपने शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल अर्थात दुर्भिक्ष का उल्लेख है, तो ये सौगौरा का अभिलेख है। उसके बाद भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो मतलब प्रश्न है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य था क्या? एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। उसके बाद प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो ये विशाखा दत्त थे। और वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। क्या था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। अगला प्रश्न है कि वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य था। और वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। और जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? ये विशाखा दत्त है। और कौटिल्य अथवा चाणक्य का सम्राट प्रधानमंत्री था। मतलब कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था किसने? तो मौर्य राजवंश ने। किसने? मौर्य राजवंश ने किया था। नेक्स्ट है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। फिर अगला है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है किस पे? ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर आधारित है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में दिया था। क्या दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया था? तो ये 500 युद्धक हाथी को दिया था। मेगास्थनी दूत था किसका? तो ये सेल्यूकस का था और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो यह इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था।
मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में है। उसके बाद इंडिका का लेखक कौन था? तो यही मेगास्थनीज ही था। और सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था क्या? तो ये पौत्र था। पौत्र मतलब नाती था। उसका मौर्य मौर्य शासक अशोक की रानी थी क्या? तो ये कारुवाकी थी। और बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना किसके समय में? तो अशोक के प्रयास से, क्योंकि इसने ही अन्य देशों में अपने मतलब लोगों को भेजा बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार मतलब प्रचार प्रसार के लिए। स्वयं अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा था, पुत्री और पुत्र को श्रीलंका भेजा था इसने। अगला एक वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका का था, तो इसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी किसके कहाँ पे? तो ये पाटलिपुत्र में। उसके बाद अशोक ने राज्य पर आक्रमण किया था, तो किस पे? कलिंग में किया था 261 ईसा पूर्व में। अगला अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। फिर अगला है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। क्या था? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। उसके बाद मौर्य वंश के पश्चात वंश का राज्य स्थापित हुआ, तो ये शुंग वंश। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो ये शुंग वंश का हुआ। और गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध था किससे? तो ये सातवाहन राजवंशों से था। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो देखिए शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? तो हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्बा प्रशस्ति अंकित है क्या? पे प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्बा प्रशस्ति अंकित है, तो ये प्राकृतिक भाषा में है। नेक्स्ट है शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसको? तो ये कुषाणों को दिया जाता है। शक संवत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कुषाणों को। और वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ किसके समय में? तो ये कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के समय में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो ये भीम कर्फिसस ने किया था। और कला की गंधार शैली फली फूली किसके समय में? तो ये कुषाणों के समय में फली फूली। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा नगर में आयोजित की गई थी, कहाँ पे? तो ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। और सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है किसका? तो मौर्यों के समय को। सांची का जो विशाल स्तूप था किसको निर्धारित करता है? तो ये मौर्यों के समय को निर्धारित करता है। अगला है वो पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध है, तो ये कुम्हरार से संबंधित है। नेक्स्ट एक मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, तो ये ताम्रपत्र है। क्या है? ताम्र प्लेट। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है क्या? तो ये ताम्रपत्र है। और बराबर की गुफाओं को अशोक ने किसको दान दिया था? कि उसकी संप्रदान को, तो ये आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र में जिस चंद्रगुप्त मतलब पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था किसका? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। और भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे किसके द्वारा? तो भारत यूनानियों शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। और वह उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो यह कौन है? तो मिलिंद पन्हवा है। उसके बाद शक वंश की कर्दमक शाखा के संस्थापक कौन था? तो ये चष्टन था। और काला शोक संबंधित था किससे? तो ये शिशुनाग राजवंश से संबंधित है। किससे था? तो शिशुनाग राजवंश से। अगला है कि चीनी जनरल पान चाओ ने जिस कुषाण शासक को हराया था किस, तो उसका नाम क्या था? कनिष्क नाम था। और मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो ये संकीसा स्तंभ में है। और लौरिया अराराज है कहाँ पे? तो ये स्तंभ लेख है और बिहार के चंपारण जिले में है। और अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनवाया था, किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। और जिस स्थान के स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है, तो ये कौन सा स्थान है? तो ये कंगनहल्ली है। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार क्या था? तो ये सन्निधाता था। और अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे किसके? थे? प्रशासन के प्रतीक थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत सरवण बेलगोला जिस जैन संत के साथ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत सरवण बेलगोला जिस जैन संत के साथ गया था, क्या नाम था उसका? तो भद्रबाहु था। उसके बाद चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और सारनाथ का लायन कैपिटल संबंधित है किससे? तो देखिए लायन कैपिटल किससे संबंधित है? तो ये अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये पाटलिपुत्र थी।
उसके बाद अशोक महान पुत्र थे किसके? अशोक महान जो थे ये किसके पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट है मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में था, तो ये राजदूत था। चंद्रगुप्त मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो ये राजदूत था। और बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी कहाँ पे? तो ये तक्षशिला में थी। उसके बाद सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया किस काल में? 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया। उसके बाद यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के जिस शासक को कहा जाता है किसको? ये धनानंद को कहा जाता है। उसके बाद यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक महान जिसे 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी उस समय का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी की राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था किसने? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध से संबंधित है कौन है? अशोक है। कलिंग युद्ध से संबंधित है कौन? अशोक है। और जिस स्रोतों के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था, ये कल्हड़ की राजतरंगिणी स्रोत के अनुसार कहा जाता है। उसके बाद मौर्य राज्य का संस्थापक था कौन? तो ये चंद्रगुप्त था। तो अगला प्रश्न इसमें था क्या कि मौर्य राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था। उसके बाद योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये पतंजलि थे। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पतंजलि थे। नेक्स्ट है कि शुंग राज्य के संस्थापक थे, तो ये पुष्यमित्र थे। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये पुष्यमित्र थे। और भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आए, किसके बाद आए? तो शक या हूण के बाद कौन आए? तो ग्रीक आक्रमणकारी आए। उसके बाद आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित थे किसके काल में? तो कनिष्क के शासन काल से संबंधित है। कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहा जाता है, वहाँ पे थी। और कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था, कुंडल ग्राम में। उसके बाद कनिष्क राजा थे कहाँ, किस वंश के? तो ये कुषाण वंश के थे। कनिष्क किस वंश के राजा थे? तो कुषाण वंश के राजा थे। उसके बाद भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो देखिए भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी डेरियस था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत प्रारंभ किया था किसके द्वारा? तो देखिए कनिष्क के द्वारा। उसके बाद कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ कहाँ पे? तो किस काल में हुआ था? तो 78 AD में हुआ था। उसके बाद शक काल आरंभ होता है, तो ये 78वीं ईस्वी में आरंभ होता है। उसके बाद संगम काल से संबंधित प्रश्न है, तो देखिए संगम कालीन संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो संगम युग में उरयूर क्या है? उरयूर विख्यात था, तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। उसके बाद संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी लिखी है किसने? तो बिल्ली क्या है? तो बिल्ली पुतुर ने लिखा है। कितने? बिल्ली पुतुर ने। नेक्स्ट है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न है, ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त कला के हैं। उसके बाद चेर राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये कुरूर थी, जिसे करूर भी कहा जा सकता है। और एरड़ अभिलेख का संबंध शासक से है किससे? तो ये भानुगुप्ता से है। किससे? भानुगुप्ता से। एरड़ अभिलेख का संबंध शासक किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। उसके बाद हरिशेठ गुप्त शासक का दरबारी का भी था, तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी का भी था। नेक्स्ट है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्तियां के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो ये गुप्त कला से संबंधित है। और वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद नालंदा ताम्रलेख को परम भागवत कहा जाता है, मतलब नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं आप। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। उसके बाद कह रहे हैं इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के शासकों का जिक्र किया गया है। कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो 9 शासकों का। उसके बाद प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था कौन था? तो यह हरिशेठ था। और समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है किसमें? तो इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। किसमें? तो इलाहाबाद अभिलेख में। उसके बाद प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था किसने? तो गुप्त वंश ने किया था। और नगरों का क्रमिक पतन क्या है? तो नगरों का क्रमिक पतन काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किसके काल की? तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और वह वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, तो ये गुप्त वंश था। कौन था? तो ये गुप्त वंश ही मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था। अगला प्रश्न है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग था। क्या था? गुप्त युग में भूमि की राजस्व दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग था।
और गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था, यह तर्क दिया था किसने? तो आर एस शर्मा ने दिया था। देखिए गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में नामांकित हैं। क्या मतलब गुप्त जो स्वर्ण मुद्राएं थी किस नाम से थी? तो दिनार नाम से थी। और गुप्त काल का मंदिर क्या है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर क्या है? तो ये गुप्त काल का मंदिर है। और उसके बाद वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो ये ताम्रलिप्ति में था। नेक्स्ट, पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो किसने कहा था सबसे पहली बार? ये आर्यभट्ट ने कहा था। उसके बाद वह भूमि जिसको अपरहत कहा जाता है, क्या है? अपरहत। अपरहत मतलब किसको, किस भूमि कहा जाता है? तो बिना जुती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। उसके बाद प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहली बार यात्रा किया था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय साम्राज्य के शासनकाल, चंद्रगुप्त द्वितीय साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे? तो ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न है कि मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है किससे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख चंद्र संबंधित है किससे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। उसके बाद गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था किसने? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। उसके बाद वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। और 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया किसके द्वारा? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मिलाया गया। अगला एक वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। उसके बाद गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, तो ये स्कंदगुप्त था। और मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये विशाखा दत्त था। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाखा दत्त ने लिखा था। अगला देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन थे? देखिए देवी चंद्रगुप्तम के नाटक रचनाकार थे ये विशाखा दत्त हैं। उसका 12 प्रकार के भूमि का वर्णन किया गया है, तो ये अमरकोश में किया गया है। और आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं कौन? तो ये वाग्भट हैं। उसके बाद वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा है, तो ये कालिदास ने लिखा है। और ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किसे? तो जावा और सुमात्रा से था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव था। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरि सिंह था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो गुप्त युग है। और नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन बना? तो ये मुस्लिम आक्रमणकारी जो बख्तियार खिलजी था, यही नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसके लिए? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री वेनसांग ने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो नालंदा में। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में किया था। उसके बाद थानेश्वर राजधानी किसकी थी? ये वर्धनों की राजधानी थी। किसकी थी? वर्धनों की। थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की। उसके बाद हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी किसने? तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था। तो कहने मतलब कि देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का यात्रा किया था? तो वेनसांग था। प्रश्न इस तरह से पूछता है कि वेनसांग किस शासक काल में यात्रा किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसका वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति ने किया था। और चीनी यात्री युवान अर्थात ह्वेनसांग भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? ये 629 ईस्वी में पहुंचा था। उसके बाद सही सम्मिलन करिए, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए चंद्रगुप्त 1 कुमार देवी से सम्मिलित होगा, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख से, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से और कुमार गुप्त तो महेंद्रादित्य से संबंधित होगा। और कल्हड़ पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था? तो राजतरंगिणी। और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है पूर्व गुप्त काल जिसे शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की गई, तो ये सातवाहनों के द्वारा जारी की गई थी। और नेक्स्ट किरातुन क्या है? किरातुर्जुनीय पुस्तक लिखा था किसने? तो भारवी ने लिखा था। क्या है? किरातुर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी ने लिखा था। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था। और साथ ही गुप्त संवत प्रारंभ हुआ कब? तो ये 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कौन क्या थी? तो देखिए हर्षवर्धन की जो साम्राज्य की राजधानी थी ये क्या थी? तो ये कन्नौज था। कहाँ पे था? तो ये कन्नौज था। ठीक है। उसके बाद वह चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया तो ये फायान था। और राजपूत काल में नवीन जाति प्रमुखता में आई थी तो ये कायस्थ थी। कहने का मतलब राजपूत काल में जो प्रमुख जाति उत्पन्न हुई जिसे एक तरह से गुप्त काल में भी कहा जा सकता है, तो ये कायस्थ ही थी। उसके बाद गुप्त शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था किसने? तो ये समुद्रगुप्त ने स्थापित किया था।
और स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था, तो ये बालपुत्र देव था। उसके बाद गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री था कौन, तो ये आर्यभट्ट ही था। और 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो ये हुड़ों का आक्रमण था। और अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देखिए गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था ये विष्णुगुप्त था। कौन था, विष्णुगुप्त। पंचतंत्र के रचनाकार हैं कौन, तो ये विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के रचनाकार। नेक्स्ट, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ये कुमार गुप्त था। और भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, तो ये राजा के ही पास था। और हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, ये थानेश्वर से कन्नौज परिवर्तित की थी। अगला प्रश्न 800 से 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में है। तो पहला इसमें कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था किसके द्वारा, ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। और देखिए कितने एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने, तो चंदेलों ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो ये वत्सराज था। और देखिए किसी भी प्रश्न को मैं ये नहीं कहूँगा कि ये महत्वपूर्ण है कि नहीं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं खुद ही कितनी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जामों में भी कहीं ना कहीं यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, संध्याकार नदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है किससे। प्रश्न है कि संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है, तो ये पालवंशी रामपाल से है। उसके बाद उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था कहाँ पे, तो ये बिहार राज्य में था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ अवस्थित था, तो बिहार राज्य में था। और चोल वंश का संस्थापक था कौन, तो ये विजयालय था। कौन था, तो ये विजयालय था। और अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षक द्वार कहलाते थे क्या। प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक जो द्वार होते थे क्या कहलाते थे, ये गोपुरम कहलाते थे। अगला, कि 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिलते हैं, तो कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। और दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम क्या था, तो ये चेट्टी नाम था। क्या था, चेट्टी। फिर परमार वंश को स्थापित किया था किसने, तो उपेंद्र ने किया था परमार वंश को। मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है किसको, तो राजेंद्र चोल को जाता है। और सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब तो कौन था, ये मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो ये चंद्र बरदाई है। और स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की, ये बालपुत्र देव था। कौन था, बालपुत्र देव था। उसके बाद कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था, तो देखिए कल्हड़ की पुस्तक के नाम बात करें तो ये राज तरंगड़ी था। क्या नाम था, राज तरंगड़ी। उसके बाद महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया कब, ये 1127 ईस्वी में किया था। और एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, तो ये चालुक्य काल में निर्माण हुआ था। और रथ पैगोडा का निर्माण करवाया था किसने, तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। उसके बाद देखिए संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था, तो ये वेनिगर नाम से जाना जाता था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था किसने, ये राजराज प्रथम ने बनाया था। 985 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक 1014 ईस्वी तक था ये। और देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया है, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तो ये राजराज प्रथम ने बनवाया था, चोल वंश का राजा था ये। अगला प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था। तो देखिए चोल राजवंश का मुख्य योगदान देखा जाए तो एक संगठित स्थानीय स्वशासन से था। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात क्या है, तो ये कोडा का सूर्य मंदिर है। और चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था, तो ये पुलकेशिन प्रथम था। और कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगकेडचोलपुरम रखा था किसने, तो ये चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने रखा था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था कौन, तो ये दंती दुर्ग था। और चालुक्य वंश के राजधानी कहाँ थी, तो ये वातापी में थी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये वातापी में थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कारकोट राजवंश का संबंध किससे है। तो देखिए कारकोट राजवंश के संबंध की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। उसके बाद कह रहा है कि पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अनंत वर्मन ने करवाया था। और एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर संबंधित है किससे, तो यह राष्ट्रकूटों से संबंधित है। और कर्नाटक के सरवड़ बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी 57 फीट ऊंचाई है। उसके बाद गंधार कला मिश्रण थी, तो ये मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। अगला कि अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है कहाँ पे, तो ये औरंगाबाद में है। और कोडाक मंदिर के देवता कौन है, तो ये सूर्य देवता हैं।
और राजा भोज संबंधित है किस वंश से, तो ये परमार राजवंश से है। और अंतिम टॉपिक विविध प्रश्नों से संबंधित है, तो देख लेते हैं इससे क्या क्या प्रश्न पूछा हुआ है। तो चित्रकूट मंदिर अवस्थित स्थित है कहाँ पे, तो देखिए चित्रकूट मंदिर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में है। और हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था, ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया किसको, तो ये मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और बद्रीनाथ धाम राज्य में है, तो किस राज्य में, तो ये उत्तराखंड में है। और बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण किसका, तो भारत जवा कला का। उसके बाद राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, तो देखिए राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, तो सोमनाथ है। प्राकृतिक प्रकाश का ग्रंथ लिखा है किसने, तो वर रुचि ने लिखा है। और पूरे मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, ये चोल राजवंश प्रसिद्ध था। कौन था, पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध कौन था, ये चोल राजवंश था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है, तो ये देखिए अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक की बात करें तो ये कालिदास है। और प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है क्या, 10,000 वर्ष पूर्व है। और द्वितीय नगरीकरण में धातु का प्रमुख योगदान था किसका, तो ये लोहे का योगदान था। और भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं क्या, तो ये आहत सिक्के हैं। और प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाएं लिखी जाती थी, ये खरोष्टी लिपि थी। अगला, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य शब्द से शिक्षा प्राप्त करते थे। शिष्य शब्द से, देखिए प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य जो थे ना, ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य जो थे किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे, ये ओम नाम से। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, कहाँ पे, तो राजगीर में है। और नव नालंदा बिहार विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो देखिए प्राचीन इतिहास से संबंधित, अच्छा अभी थोड़ा सा और है, तो देखिए अभी भी है, थोड़ा सा प्रश्न और है। इसमें कह रहा है कि बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है कहाँ पे, तो ये एलोरा में है। कहाँ पर है, तो ये एलोरा में है। अगला प्रश्न है कि शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं, किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। और शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है कहाँ पे, तो ये पिपरावा में है। कहाँ पे, ये पिपरावा में है। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी कब, तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य यात्रा की थी। और स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है, तो देखिए स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास हैं। और धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी, 1/6 था। कितना था, 1/6 ही था। और 800 से 600 ईसा पूर्व काल युग से जुड़ा जाता है, तो किस युग से, मतलब 800 से 600 ईसा पूर्व किस युग से जुड़ा था, तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है किससे, तो ये व्याकरण से संबंधित है। और मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, तो ये शूद्रक है। मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक है। और अजंता की चित्रकला में चित्रों का वर्णन मिलता है, किसके चित्रों का, तो जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, सूर्य सिद्धांत के लेखक थे कौन, तो ये आर्यभट्ट थे। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट थे। और अप्रतिरथ हिंदू देवता का एक नाम है किसका, तो विष्णु का नाम है अप्रतिरथ। उसके बाद राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, तो इसके लेखक चंद्रेश्वर हैं। और उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो ये मौलिक कवि हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो ये मौलिक कवि हैं। अगला एक हुड़ राजा तोरमाड़ औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। हुड़ राजा तोरमाड़ प्रकाशवर्धन क्या है, प्रकाश धर्मन औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। अगला के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था राज चोल प्रथम के द्वारा। और बाद वो अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, तो ये भानुगुप्त का एर स्तंभ अभिलेख। और महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था कब, तो ये 15 वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर बैठ गया था। उसके बाद बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई थी किसके द्वारा, तो खारवेल के द्वारा। नेक्स्ट है कि ड्रेकान के कानून संबंधित हैं, तो ग्रीस यूनान की सभ्यता से। क्यूनिफॉर्म शब्दावली के संबंध क्या है, तो ये किससे है, तो ये मेसोपोटामिया के लेखन से है। और आयुर्वेद के विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था कौन, तो ये धन्वंतरि था। उसके बाद समय का वर्णन करते हुए संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है, तो एनो डोमिनी होता है। क्या होता है, एनो डोमिनी। अगला प्रश्न है कि समय का, अच्छा, तीसरी और चौथी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में मृच्छकटिकम का अर्थ होता है क्या, तो मिट्टी। देखिए मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, तो मिट्टी की छोटी गाड़ी।
उसके बाद कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी है क्या? तो ये कश्मीर का इतिहास है। और प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है कहाँ पे? तो ये सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है। और बुद्ध चरित्र के लेखक हैं कौन? तो ये अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। और खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा निर्माण किया गया था। और देखिए प्राचीन इतिहास से संबंधित इतने ही प्रश्न थे इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद से आधुनिक इतिहास। इसी क्रम में हम लोग सभी सब्जेक्टों को इसमें देखेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, जो सुझाव हो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही।